अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर आर.एस. अग्रवाल बुक से। फिफ्थ चैप्टर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो वेयर विल डिस्कस दिस 5 टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, so equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। इस फॉर्म को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपके पास a, b एंड c आर रियल नंबर्स। अब चीजों को समझना है, आपके पास रियल नंबर। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन में पहुंचने से पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर लेते हैं। हम दो टर्म रहते हैं हमारे पास, एक रहता है एक्सप्रेशन और एक रहता है आपके पास इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले उसको समझते हैं, ठीक है। ओके, एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है आपके पास इसमें इज इक्वल टू साइन इंक्लूडेड नहीं होंगे, और इक्वेशन में आपके पास इज इक्वल टू का साइन इंक्लूडेड होंगे। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही आपके पास। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो पॉलिनोमियल में हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते थे। अगर मैं सिंपल पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो ठीक है, उसे मैं एक्सप्रेशन कह सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल कह सकते हैं, जिसमें इज इक्वल टू साइन हम नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यही लिखा, ऐसे लिख दिया मैंने 2x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये जो चीज है आपके पास एक एक्सप्रेशन है। क्या ये एक एक्सप्रेशन है? अच्छा, अगर मैं इसी में इज इक्वल टू साइन इंक्लूड कर देता हूं तो ये बना लेगा आपके पास इक्वेशन। ये क्या बन गया आपके पास? इक्वेशन बन चुका, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके पास इज इक्वल टू के बाद 0 ही हो, बट हाँ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में होता है। बट ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 2x² प्लस का 5 इज इक्वल टू 3x, तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास इज इक्वल टू साइन इंक्लूड हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो एक इक्वेशन जिसमें आपके पास कुछ कांस्टेंट नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, है ना, कुछ भी, उसके बाद वेरिएबल इंक्लूडेड होंगे। एक होता है, पहले आपको लीनियर समझा देते हैं पहले, ठीक है। एक होता है लीनियर इक्वेशन। अब हम इक्वेशन की बात करेंगे, मतलब इज इक्वल टू साइन 100% आएगा ही आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं। नोट डाउन करना होगा तो वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आता है इसके जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अब डिग्री 1 होने का क्या मतलब है? डिग्री 1 होने का मतलब है जो x है, जो बेसिकली वेरिएबल, नॉट ओनली x, जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर जाना चाहिए वो 1 जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग 4x प्लस 3 और इक्वल टू में समथिंग 0 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो आपके पास कितना है? 1 है। सो दिस विल बी द लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अगर मैं इज इक्वल टू हटा देता तो लीनियर पॉलिनोमियल बना लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी ये लीनियर इक्वेशन है, क्लियर है। तो इसका डिग्री 1 हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो उस केस में इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। चलिए, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² प्लस 3x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। जरूरी नहीं ये सब हो, लेकिन ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम पावर देखिए, वेरिएबल यहाँ पे x है, उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, सो मैक्सिमम पावर विल बी 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? डन है। एक होता है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, इस केस में आपके पास जो डिग्री होती है उसके वो होते हैं आपके पास 3। एग्जांपल है आपके पास ax की, चलिए नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर देखिए क्या आपके पास? क्यूब है, 3 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें x की वैल्यू जो आपके पास 4 होती है, ठीक है, उसको हम एग्जांपल लिख देते हैं इस तरीके से, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको जो डिग्री देखने को मिलने वाला है वो आपके पास 4 देखने को मिलेगा। एग्जांपल देख लीजिए, 4x की पावर 4 प्लस का 3x का क्यूब माइनस का 4x के स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। 0 जरूर है इक्वल टू में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप x का जो मैक्सिमम पावर देख रहे हो, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देख रहे हो, दैट इज 4, सो दैट्स व्हाई इट विल बी द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बेसिकली ये 4 आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं इसी चैप्टर में। जी हाँ, ये 4 के 4 इक्वेशन आपको इसी चैप्टर में कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। अब मैं आप लोगों को सबका जनरल फॉर्म बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले लीनियर का, तो जब मैं लीनियर की बात करता हूँ तो इनको मिटा देता हूँ मैं एक बार। ये तो एग्जांपल दिया आपको,
अब इसका जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। देख लीजिए क्वाड्रेटिक आपके पास अभी लिखा था मैंने ax की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। क्यूबिक का आपके पास होता है ax का क्यूब प्लस में bx की स्क्वायर प्लस में cx प्लस का d। एक एक कांस्टेंट आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप नोटिस कर रहे हो रियल नंबर्स तो इसमें a और b था, आपके पास इसमें a b और c हो गया, इसमें a b c और d हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें हो जाएगा ax की पावर 4 प्लस में bx की क्यूब प्लस में cx की स्क्वायर प्लस में dx और प्लस में e और इक्वल टू में 0। सो दिस विल बी द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। क्लियर है, डन है। चलिए तो ये चार हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ये इनमें से कोई सा कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा और इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के बारे में, क्योंकि क्वाड्रेटिक के बारे में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यूबिक वगैरह, लीनियर वगैरह, बाई क्वाड्रेटिक भी देखने को मिलेगा, बट हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए इस तरीके से। एग्जांपल लेंगे तो आपके पास ए बी सी आर द रियल नंबर, सो बेसिकली वी कैन राइट हियर 4x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिए बात को, बात समझ में आ रही है। मैं फिर से बोल दिया 2x स्क्वायर प्लस 4, दिस विल ऑल्सो बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे अब क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार रब कर देता हूँ, अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। डन है। चलो अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे कंडीशन होता है b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 हो सकता है, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्यों, वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस एग्जाम्पल को लेते हैं। अगर मैंने b को 0 कर दिया, अगर मैंने c को 0 कर दिया, दोनों को 0 कर दिया, पहले केस में हम c को 0 करते हैं तो ये मेरे पास बच जाएगा ax की स्क्वायर प्लस bx और इक्वल टू में 0। अगर आप इसको नोटिस करते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अब की बार मैं क्या कर देता हूँ, b को 0 कर देता हूँ, इट विल बी ax की स्क्वायर प्लस का c इक्वल टू में 0। ध्यान दीजिए, मैंने एक बार b को c को पहले तो c को मैंने 0 किया तो ये बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने b को 0 किया तो ये गायब हो जाएगा, तो मेरे पास ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 बचा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इट इज स्टिल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को इक्वल टू 0 कर देता हूं तो इट विल बी ax स्क्वायर प्लस इक्वल टू में 0। ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, गायब हो गया। ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज स्टिल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। बात समझ में आ रही है, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू पुट a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये वाली टर्म आपके पास गायब हो जाएगा। और अगर ये गायब हो गया तो अब कैसे नजारा दिखाएगा ये, bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हियर इज ओनली 1। बात समझ में आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। दैट्स वाई हमें कंडीशन गिवन होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो उसमें कंडीशन होता है b और c तो वैल्यू 0 ले सकता है भाई, b और c की वैल्यू 0 हो सकता है, बट a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अच्छा, a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर वो लीनियर बना लेगा। देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन बन गया नहीं, इसके मैक्सिमम डिग्री कितनी है आपके पास, 1 है। जिसके मैक्सिमम डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक को होने के लिए आपका a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या क्या बोलते हैं, a क्या है, तो ये आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। सो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ नंबर a, सो a विल बी द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऑल्सो b विल बी द कॉफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? एंड c विल बी द नॉर्मल ए कांस्टेंट नंबर, सिंपल कोई सा रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर। क्लियर है इतनी बात? डन है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, लास्ट वाला अच्छा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड, आपने पहले भी किया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज इसी वीडियो में। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर हुआ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेकर डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया, डन है। चलिए नहीं किया वीडियो पॉज करके कर लेना है, ठीक है।
नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने खुद के नोट्स बनाने, किसी और के नोट्स कॉपी नहीं करने। खुद से जितने अच्छे से बनाओगे नोट्स, उतना ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। ओके, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे डीपली लेकर जाते हैं। मैंने आपसे पूछा 3x² + 4 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको यहां से बोला जाएगा ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसका हम आगे यूज भी करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो चलिए ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ए क्या होता है? x² के साथ जो नंबर होता है ए विल बी = 3। बी की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखो तो x वाली टर्म तो यहाँ है ही नहीं। इट मीन 100% बी की वैल्यू क्या हो रही होगी? 0 हो रही होगी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 ले लेंगे और सी बेचारा अकेला है तो सी की वैल्यू हम बोल देंगे 4। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x² - 1 = 0। यहाँ से a की वैल्यू देखेंगे तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता था, आपके पास 1 होता है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू अगेन x वाली टर्म नहीं है तो नहीं होगा, 0 होगा। c की वैल्यू आपके पास -1 है। रिमेंबर आपको साइन के साथ लेना है, अकेला 1 नहीं लिखना है। इसके पहले नेगेटिव है, यू हैव टू कंसिडर दैट साइन ऑल्सो। चलिए तो यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दिया। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। √2x² + 3x - 5 = 0। ए की वैल्यू आपके पास x² का कोफिशिएंट √2, बी की वैल्यू आ जाएगा आपके पास x का कोफिशिएंट 3, सी की वैल्यू आ जाएगा आपके पास -5। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना आना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं हम, x² - 4x = 0। ए की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। बी की वैल्यू आपके पास x का कोफिशिएंट -4 है और सी की वैल्यू यहाँ पे अगेन आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास 0। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही बात? आपके पास b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, a की वैल्यू नहीं हो सकती 0। चलिए तो ये हो गया आपके पास एक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जहां से आप पहचान पाओगे कि हाँ भाई कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं, और हाउ विल यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अगर मैंने आपसे बोला x + 1/x = 5, सो आपसे पूछा जाएगा क्या ये कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरी बात माइंड में डाल लीजिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जनरल फॉर्म में लाना है। अगर जनरल फॉर्म में लाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, के बाद अगर x के मैक्सिमम पावर 2 है तब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे आप देखते ही बोलोगे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये लीनियर है, गलत। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं लेना, 1 एल्सियम ले लीजिए 1 और x का, x आ जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे x, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे x की स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस x से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 और इज इक्वल टू में 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और जब इक्वल टू साइन रहता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 1 को इससे करेंगे तो x² + 1 ही आ जाएगा, 1 से करेंगे तो, और x से इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5x। इसको अंदर ले आ जाएगा आपके पास x², ये प्लस का तो नेगेटिव का 5x, प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म में ला रहा हूँ। पहले मैक्सिमम पावर वाला x², फिर x वाली टर्म तो इधर तक पहले ले आया, फिर +1 था, +1 = 0। अब देख लीजिए ये जो चीज़ है वो इसी के स्टैंडर्ड फॉर्म में है और x की मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी है, 2 है, और इसीलिए ये क्या है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ से हमने a की वैल्यू जब निकाला तो 1 निकला, b की वैल्यू जब हमने निकाला तो -5 निकला, और जब हमने c की वैल्यू निकाला तो आपके पास 1 निकला। मतलब अगर आपके पास रेडिकल के फॉर्म में हो, रूट वाले के फॉर्म में हो, या फिर सिंपल फ्रैक्शनल के फॉर्म में हो, बात समझ में आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसका मतलब ये है कि वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं यहाँ पे बार बार क्या कर रहा हूँ, एक्स इंक्लूड कर रहा हूँ वेरिएबल के जगह पे। ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ ऐसा बोल सकता हूँ 3y² प्लस का 5y प्लस का 3, लो भाई ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो डाउट। बात समझ में आ रही है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जस्ट वेरिएबल के जगह x के जगह हमने क्या कर दिया, y कर दिया है। वही ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, बोले तो ay² प्लस by प्लस c हो जाएगा इस केस में। बात समझ में आ रही है, तो वेरिएबल के चेंज होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता ही रहता है। चलिए तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लिया है, और ज़्यादा डीपली में जाने के लिए हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मज़ा सा आ जाएगा। चलिए
अब हम सेकंड चीज डिस्कस करते हैं, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है वो भी समझा देता हूँ, इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो रूट्स का मतलब क्या है सबसे पहले वही समझेंगे हम, ठीक है। रूट्स का मतलब आप कह सकते हो ऐसा वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² माइनस एक्स और -4 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। बोलो कोई डाउट इसमें? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो डाउट इसमें, क्योंकि x के मैक्सिमम जो पावर है वो आपके पास 2 है, सो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब रूट्स का क्या मतलब है? रूट्स का मतलब सिंपल होता है जीरोस। रूट्स का मतलब क्या होता है आपके पास? जीरोस। और जीरोस का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि x के जगह कुछ और भी वेरिएबल आ सकता है। अब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मतलब x, y जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होगा हम उसकी बात करेंगे, उसी की वैल्यूज को हम बेसिकली रूट्स बोलेंगे या फिर जीरोस बोलेंगे। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स बेसिकली x एंड y या फिर और भी किसी टर्म में अगर ये इक्वेशन लिखा होता तो उसका क्या मतलब होता, वो चीज समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा मैं रूट्स या फिर जीरो समझा रहा हूँ आपको, अगर मैंने x की वैल्यू -1 लिया, ध्यान दीजिएगा, और अगर मैंने इस x की वैल्यू इस वाले वेरिएबल में बेसिकली यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, लेट से पुट करते हैं 3 -1 का स्क्वायर माइनस का x की जगह -1 और ये -4, RHS को छोड़ दिया, LHS में पुट कीजिए आप, ठीक है। और इसको सॉल्व करते थे, आ जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा। और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस का 1 बना देगा, माइनस का, और 3 × 1 3, प्लस का 1 1, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0। सो बेसिकली सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया? 0। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू जब हमने -1 पुट किया इस वाले इक्वेशन में तो मुझे मिल गया 0। बात समझ में आ रही? मुझे मिल गया 0। दैट्स वाई -1 इज द रूट और 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू मतलब x या फिर y या फिर बेसिकली वेरिएबल की वो उस वैल्यू को हम रूट्स बोलेंगे जिस वैल्यू पे हमें किसी भी इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 मिल जाए, किसी भी पॉलिनोमियल का बेसिकली हमें वैल्यू जो वो 0 मिल जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उसी को हम रूट्स बोलेंगे या फिर उसी को हम जीरोस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, x के जितनी ज्यादा मैक्सिमम पावर होंगी उसके उतना ही वैल्यूज भी निकल कर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है x की मैक्सिमम पावर 2। सो इसके जो वैल्यूज होंगे वो भी आपके पास कितने निकल कर आएंगे? 2। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर मैंने -1 लिया तो आप दूसरा और सॉल्व करके निकालोगे तो -4/3 आएगा सिंपल। तो अगर मैं x की वैल्यू 4/3 पे भी इसको पुट करता हूं यहाँ पे तो वो भी आपको 0 सॉल्व करके दे देगा। इसके अलावा और कोई ऐसा वैल्यूज नहीं होगा x की जिस पे इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो वही बात आती है, आगे हम इसी चीज को सॉल्व करके सीखने वाले हैं कि एक क्वाड्रेटिक के हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आगे हमारा टॉपिक भी है सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो उस चीज को समझते हैं। सॉल्यूशन का मतलब कि साथ में समझ लेते हैं सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है। सॉल्यूशन सेट का मतलब, देखिए सेट का मतलब समझाता हूं पहले। तो सेट का मतलब आपके पास ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास वेरिएबल के वैल्यूज लिख देने, एक्स की वैल्यूज लिख देने। कौन से वैल्यूज? जिस वैल्यू पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी, मतलब -1 और 4/3, और इसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 वैल्यू निकलेंगे क्योंकि मैक्सिमम x की पावर 2 होती है, ठीक है। अगर क्यूबिक होता तो 3 वैल्यू निकलते x के, अगर बाय क्वाड्रेटिक होता तो x के 4 वैल्यूज निकल के। बात समझ में आ रही है? डन है। तो ये होगा आपके पास एक सॉल्यूशन सेट। और ये सॉल्यूशन सेट किसका बोलेंगे हम? तो सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x² - x - 4 इक्वल टू में 0, मतलब x की वो वैल्यूज जिस पे इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको सॉल्यूशन सेट भी समझ में आ चुका है। चलिए अब हम आगे समझेंगे एक बार जीरो प्रोडक्ट रूल, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए आगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम आगे चले जाते हैं। अब बात आते हैं यहाँ पे, मैंने x की वैल्यू ये दोनों तुरंत पता कैसे कर लिया, वही चीज़ तो सिखाने जा रहा हूँ। आगे ये जो चीज़ है फैक्टराइजेशन मेथड, वही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, हालांकि आपको 9th क्लास में भी हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चलिए फिर से रिवाइज करवा देंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो याद ही होगा, है ना। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही करने वाले हैं और कुछ खास नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए तो एक बार मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बारे में आइडिया दे दूंगा मैं आपको।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, वहां पे फिर से आपको बताता ही रहूंगा, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। तो सबसे पहले जीरो प्रोडक्ट रूल को समझते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जीरो का मतलब जीरो पता ही है, और उसी के रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर ध्यान दीजिएगा, इफ टू नंबर्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, एग्जाम्पल x है और y है, एंड इनका प्रोडक्ट जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू में जीरो है। तो आप लोग मुझे बताइए, इसको मैं सॉल्व करके इक्वल टू जीरो कब ला पाऊंगा? या तो x की वैल्यू जीरो हो, या तो y की वैल्यू जीरो, या तो एक ये हो या तो एक ये हो, क्योंकि x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, या फिर x और y दोनों एक ही साथ जीरो तब भी जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, इन दोनों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करके जीरो लाना है, या तो मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई समथिंग नंबर, ये बेशक 5 और ये जीरो, तो जीरो आ जाएगा। या फिर अगर पहला नंबर अगर मान लो कि 10 है, तो मल्टीप्लाई में मुझे दूसरे नंबर को जीरो लेना पड़ेगा, तब जाकर जीरो आएगा। या फिर मुझे दोनों ही नंबर को जीरो लेना पड़ेगा, तब जाकर हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यही कंडीशन होती है। तो जीरो प्रोडक्ट रूल का यही कहना है कि अगर आपके पास दो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, दो नंबर है जो कि प्रोडक्ट में है, तो हम क्या कर सकते हैं? x को भी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं और y भी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। हमें क्या पता कि ये जीरो है या ये जीरो है, हम मान कर चलेंगे कि एक बार दोनों को ही जीरो लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो x को भी जीरो लिख दोगे और y को भी जीरो लिख दोगे। इसका बेसिकली हम किस तरीके से यूज करेंगे वो यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने बोला 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1 इक्वल टू में जीरो है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों आपके पास क्या है? प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। सो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होंगे, तभी सॉल्व करके जीरो आया होगा। तो हम क्या करेंगे? 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो करेंगे और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे। दोनों को सेपरेटली आपको इक्वल टू जीरो रख देना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। 3x इधर रखेंगे, माइनस 4 उधर देंगे प्लस का, और x इज इक्वल टू 4, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 1 उधर चला जाएगा आपके पास माइनस 1। ये हो गया आपके पास x की वैल्यू, ये भी हो गया आपके पास x की वैल्यू। अब यही वो दो वैल्यू हैं, ध्यान दीजिएगा, यही वो दो वैल्यू हैं जिसकी वैल्यू अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो इसकी वैल्यू पूरे की जीरो हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई x के जगह पे कितना है आपके पास? 4/3 में, और यहाँ पे माइनस का 4 है, इससे ये गया 4 माइनस 4 जीरो। देखिए जीरो और इसमें कुछ भी है, जीरो आ जाएगा। या फिर दूसरे जगह x के जगह -1 पुट करेंगे, +1 -1 जीरो हो जाएगा, जीरो समथिंग जीरो हो जाएगा। मतलब x के हमने वो वैल्यूज निकाल दिए जिसमें इसकी वैल्यू जो क्या निकल कर आएंगे आपको जीरो मिलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, सिंपल है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जीरो प्रोडक्ट रूल वैसे भी हम आगे कई बार अप्लाई करेंगे, हर बार अप्लाई करेंगे बेसिकली फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में। तो अब आते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। इस वीडियो में बेसिकली अभी तक हमने 4 ये छोटे छोटे टॉपिक जो कवर कर लिए हैं। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, जिसके ऊपर आपके पास एक्सरसाइज जो 5A है वो बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल दिया था वही उठाते हैं, और जो दो सॉल्यूशन सेट निकाल कर बताए थे आपको, मतलब सॉल्यूशन सेट निकाल कर बताया था अभी मैंने आप लोगों को, जिसमें x के दो वैल्यूज थे, राइट। तो वो दो वैल्यूज कहाँ से मैंने तुरंत लिख दिए, वो मेन चीज है। तो चलिए अब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड के लिए 3x² माइनस का x माइनस का 4 और इक्वल टू में 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, फैक्टराइजेशन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं फॉलो करने के लिए, और वो स्टेप्स है आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ये फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, जो अगर आपने पहले कर रखा है वही है ये। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें a की वैल्यू निकालना, जो कि यहाँ पे 3 है, सॉरी x² का कोफिशिएंट 3 है। b की वैल्यू निकालना, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, और माइनस का साइन है तो माइनस का 1 है, और c की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 है। ये पहला स्टेप होता है।
दूसरा स्टेप होता है आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 3 और मल्टीप्लाई माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। और तीसरा स्टेप होता है -12 को आपको ब्रेक करना है 2 नंबर में। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे मेन चीज होती है, मेन चीज यहीं पे आपके पास, यहाँ तक कोई भी कर लेता है, मेन चीज यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है किसी किसी स्टूडेंट को। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, 6-7 से स्टार्ट हो जाती है ये चीज़ें, है ना, फैक्टराइज करने के लिए। बट अभी मैं आपको 10th में सिखा रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 12, इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में। माइनस हम किसी में लगा सकते हैं 2 नंबर में, मल्टीप्लाई करके वापस 12 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके वापस 12 आना चाहिए, ठीक है। और प्लस माइनस करके जो नंबर आप 2 चूज करोगे उसको प्लस या माइनस करके आपको बी की वैल्यू आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट बोले तो वापस यही आना चाहिए, और प्लस या फिर एडिशन किसी के आगे पीछे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं दोनों नंबर के, और सॉल्व करके उसको -1 आना चाहिए। तो इसको 12 लाने के लिए मैंने 4 और 3 को चूज किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने 4 और 3 को चूज किया। तो मेरे पास यहाँ पे 4 और 3 आ गए, ठीक है। अब 4 और 3 आ चुका है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 लाना है मुझे, तो 4 3 जो 12 तो आएगा। अब माइनस में यहाँ भी लगा सकता हूँ, माइनस यहाँ भी लगा सकता हूँ, सो दैट माइनस का 12 हमें मिल जाए मल्टीप्लाई करके, है ना। ऐसे करेंगे, -4 3 इज इक्वल टू माइनस का 12, और 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 12। सिंपल सी बात है, हम यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में बड़ी डिजिट के सामने वाला साइन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक साइन होता है, एक साइन आ जाता है, एक माइनस होता है, एक माइनस आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, बट लूंगा कौन, दैट विल डिपेंड कि मुझे किसके आगे प्लस माइनस लगाना है, वो डिसाइड करेगा बी की वैल्यू कितनी लानी है। तो आपके पास एक 4 है और एक आपके पास 3 है, और सॉल्व करके आपके पास -1 लाना है। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके वापस ही आना चाहिए, बट प्लस माइनस करके बी की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको मैं माइनस कर लूंगा और इसको मैं प्लस कर लूंगा, रीजन ध्यान दीजिएगा, इसको मैं माइनस कर लूंगा, इसको मैं प्लस कर लूंगा। अब क्यों लूंगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में 3 जाएगा, 1 जाएगा, 1 बचेगा, और बड़ी डिजिट के पहले माइनस तो माइनस है, प्लस माइनस में आपको बड़ी डिजिट के पहले जो साइन होता है वो लिखना होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 4 प्लस का ले लेते और 3 माइनस का, तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 1 आता, बड़ी डिजिट के पहले प्लस है तो प्लस का ही 1 आता, तो ये आपके पास गलत हो जाता, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास गलत हो जाता। इस पैटर्न को हम फॉलो नहीं करवा सकते, इसको करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें -1 चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद का क्या काम होता है वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहली वाली टर्म को और लास्ट वाली टर्म को हमें छेड़ना ही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में होता क्या है, फर्स्ट वाली टर्म को यूं छोड़ना आता है। मिडल टर्म में आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं था, तो माइनस का 1 था ना, पता ही है ना। तो -1 को ही तो हमने ब्रेक किया ना इन 2 पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4 और प्लस का 3, और इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा वो लगा दोगे, ताकि माइनस का 1x आ जाए। आगे आपके पास माइनस का 4 इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें इसको स्प्लिट करना था, स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट वाले और लास्ट वाली टर्म को हमने यूं ही छोड़ दिया। आगे का काम होता है स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना होता है। देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले आपको कांस्टेंट नंबर को चेक करना है। कांस्टेंट नंबर में अगर आप चेक करते हो तो देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्या 3 से दोनों कटेंगे, नहीं। क्या 4 से दोनों कटेंगे, नहीं। कांस्टेंट नंबर को ध्यान दीजिए, क्या 2 से दोनों कटेंगे, कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे नंबर में तो कुछ भी कांस्टेंट कॉमन नहीं आएगा। तो x वाली वेरिएबल देखिए दोनों में है, तो एक x को आप बाहर निकाल लोगे, सबसे कम वाला कितना निकाल सकते हैं वही देखना है आपको। बेसिकली सबसे ज्यादा कितना निकाल सकते हैं वो देखना है, बट ज्यादा मैं यहाँ पे एक ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 निकाल उसके पास तो 2 है ही नहीं, x की स्क्वायर है ही नहीं। तो चलिए, यहाँ पे बच गया मेरे पास 3 और एक x बच जाएगा, क्योंकि एक x बाहर जा चुका है, बीच में माइनस, यहाँ से x बाहर गया तो सिंपल आपके पास 4 बचेगा, और प्लस का यहाँ है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, माइनस होगा तो माइनस लगा दीजिए। इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए आप, इन दोनों में से क्या आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ना 3 से कटेंगे ना 4 से, इसमें तो x भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो आपको 1 ले लेना है, 1 हमेशा सबके साथ कॉमन रहता है। चलिए, यहाँ पे आपके पास फिर अंदर जो बचेगा वही लिख देना, 3x माइनस का 4। उसके बाद का काम क्या होता है, फिर से हमें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन निकालना होता है। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 3x माइनस 4 हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से ये गायब हो गया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ से गायब हो गया तो प्लस का 1 बचा। अगर ऐसा ना समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है, जो 2 ब्रैकेट होंगे वो हमेशा आपके पास सेम आएंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आया तो आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर किया है। तो दोनों ब्रैकेट मैंने सेम आ गया, तो दोनों में से एक उठाकर लिख दोगे, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को उठाकर दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे, दैट्स इट, विथ साइन प्लस माइनस जो भी होगा, ठीक है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, और इज इक्वल टू में 0 चलता आ रहा है, तो इज इक्वल टू 0 तो हम
जरूर लिखेंगे। अब यही चीज तो अभी मैंने आपको बताया था जीरो प्रोडक्ट रूल में, यही चीज तो बताया था जीरो प्रोडक्ट रूल में, कि जीरो प्रोडक्ट रूल का कहने का मतलब दो मल्टीप्लीकेशन में, दो प्रोडक्ट में उसको हम सेपरेटली इक्वल टू जीरो रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू जीरो, ध्यान दीजिएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, और दूसरी जगह से लिखूंगा x प्लस का 1 इक्वल टू मैं जीरो। यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस का 1। अब देख लीजिए x के दो वैल्यूज निकाल दिए मैंने, 4/3 और -1। यही वो दो वैल्यूज है ना जिसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो वो आपको सॉल्व करके जीरो दे देगा। यही तो बताया था अभी मैंने आपको सॉल्यूशन सेट में, है ना, 4/3 और -1 सॉल्व करके निकाला था। तो ये तो मैंने पहले फैक्टराइज कर लिया था तो मुझे तुरंत पता चल गया, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो कुछ इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? बात क्लियर है, डन है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम आज इतना ही डिस्कस करते हैं। अब बात आती है सर आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड का, चलो हमने पहले भी किया था लेकिन भूल गए, हमें कुछ नहीं आता, और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसके लिए फिर क्या है सर, कैसे हम करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक तो मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम डिवोट कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ी स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात आती है अब एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने इसके बेस पे, फैक्टराइजेशन मेथड के बेस पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बेस पे। तो आगे क्या होगा, तो आगे आपका जो एक्सरसाइज है, जो एग्जांपल्स है, जब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं अगली वीडियो में, वहाँ पे क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर से हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगा कर देना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना इधर उधर। बात समझ में आ गई? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जय हिंद।